हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द पोप्स एक्सोर्सिस्ट। ये फिल्म फादर गब्रिएले अमोर्थ के जीवन में घटी डिमोनिक पोजेशन के केसेस से इंस्पायर्ड है, जो वेटिकन के चीफ एक्सोर्सिस्ट थे। फादर अमोर्थ के मुताबिक हर केसेस में डीमंस नहीं होते हैं। अधिकतर वक्त वो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है, जिसका मतलब ये नहीं कि डेमंस किसी को पॉजेस नहीं करते। डेमंस को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम उसके अस्तित्व को नकार देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपना काम करने में आसानी होती है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि इस दुनिया पर कब्जा करना, जो प्रीस्ट के होते हुए वे नहीं कर पाते हैं। फादर गब्रिएले अमोर्थ ने 1986 से 2016 तक एक एक्सोर्सिस्ट के पोस्ट पर थे। इन 31 सालों में उन्होंने तकरीबन 60,000 रिकॉर्डेड केसेस को हैंडल किए थे, और बाकी कुछ छोटे मोटे केसेस जिनके कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका मतलब हर साल लगभग 2000 और हर महीने लगभग 200 तक एक्सोर्सिज्म्स परफॉर्म किए थे, जो अपने में ही एक अनोखी बात थी। उनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक थे और कुछ में तो उनकी जान पर भी आ गई थी। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा केसेस को इस फिल्म में थोड़े अलग तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 4 जून 1987 में इटली के ट्रोपिया नामक एक टाउन से होती है, जहां हम फादर अमोर्थ को देख पाते हैं, जिन्हें खबर मिली थी कि उस टाउन में एक लड़के को शायद डीमन ने पजेस कर रखा है। फादर जियानी से उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने अचानक इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था, जबकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं, जिसे देख उसका पूरा परिवार डरा हुआ था। वहां पहुंचकर फादर अमोर्थ उस लड़के के परिवार को घर से बाहर जाकर प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, और खुद फादर जियानी के साथ उस लड़के को देखने उसके कमरे में चले जाते हैं, जहां वो लड़का अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो लड़का बताता है कि वो एक डीमन है, जिस पर फादर अमोर्थ उससे उनका नाम बताने को कहते हैं, जो वो लड़का नहीं बताता और बात को घुमाने लगता है, ये कहते हुए कि उसने इस लड़के को पजेस किया है और वो किसी को भी पजेस कर सकता है। जिसे सुन फादर अमोर्थ कहते हैं कि अगर वो एक डीमन है और किसी को भी पजेस कर सकता है, तो क्या वो इस सुअर को भी पजेस कर सकता है। और जैसा ही वो डीमन उस सुअर को पजेस करता है, तो वहाँ खड़ा एक आदमी उसी वक्त उस सुअर को गोली मार देता है, जिसे देख वो लड़का शांत हो जाता है। जिसके बाद कहानी 1 महीने बाद स्पेन में 1 जुलाई 1987 से शुरू होती है, जहां हम वास्क्वेज फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें जूलिया अपनी बेटी एमी और छोटे बेटे हेनरी को लेकर उनके एक पुश्तैनी हवेली की तरफ जा रही होती है। अब अगर वास्क्वेज फैमिली की बात करें तो तकरीबन 1 साल पहले ही जूलिया के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हेनरी भी अपने पापा के साथ था, जिसने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा था कि उसकी बोलने की शक्ति ही चली गई। अपने पापा को खोने का दुख एमी को भी था, जिस कारण उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। लेकिन जूलिया ने तो अपनी दुनिया ही खो दी थी, पर अपने दोनों बच्चों के लिए वो जिन्हें लगी। जूलिया कोई जॉब नहीं करती थी, जिस कारण उसके पास उतने पैसे नहीं थे, और इसीलिए वो उस मैंशन को रेनोवेट करके बेच देना चाहती थी। और इस काम के लिए जूलिया ने कार्लोस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया था। मैंशन पहुंचकर जूलिया की मुलाकात फादर थॉमस एस्किबेल से होती है, जो इस मैंशन के कामकाज को देखने आए हुए थे, क्योंकि वर्षों पहले ये मैंशन एक अमेरिकन चर्च थी, लेकिन किसी कारण बाद में ये चर्च नहीं रहा, जिसका कारण हमें बाद में पता चलेगा। तो फादर थॉमस एस्किबेल के जाने के बाद कार्लोस उसे बताता है कि बेसमेंट की खुदाई करने में उसके लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसे सुन जूलिया उन्हें बेसमेंट का नक्शा देखने का सजेशन देती है, जिससे उन्हें बेसमेंट की मरम्मत करने में आसानी होगी। तो उसके बाद वे लोग अपना अपना कमरा चूज करके रिलैक्स करने चले जाते हैं, और हेनरी उस मैंशन को एक्सप्लोर करने लगता है, जहां उसे दीवार के पार एक अजीब तरीके का सिंबल दिखता है, जो देखते ही देखते क्रैक होने लगता है, जिसे देख हेनरी डर के वहां से भाग जाता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है फादर अमोर्थ की तरफ, जहां एक तरफ उनके लिए स्पेन के उस मैंशन में एक खतरनाक केस अपनी पूरी तैयारी कर रही थी। उस वक्त वे इससे बेखबर इटली में थे, जहां उन्हें एक काउंसिल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कहते हैं कि किसी के लिए धर्म ही कर्म है और किसी के लिए कर्म ही धर्म है, और ये बात फादर अमोर्थ अच्छी तरह जानते थे। तो चर्च पहुंचकर उनकी मुलाकात बिशप लुमुम्बा से होती है,
जहां हॉल में लगे एक पेंटिंग को देख वे लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जब गॉड के पास शैतान को मारने का मौका था तब उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं, जिस पर बिशप लुमुम्बा का कहना था कि गॉड बहुत दयालु हैं और ये उनकी कृपा और मर्जी थी जिस कारण शैतान बच गया। लेकिन फादर अमॉर्थ का मानना था कि गॉड हर किसी को एक और मौका देते हैं और उनकी कृपा उस पर होती है जो अपने बलबूते पर सही रास्ता चुनते हैं। जिसके बाद फादर अमॉर्थ को ट्रायल रूम में बुलाया जाता है जहां ट्रोपिया में उनके द्वारा किए गए एक्सोर्सिज्म के लिए काउंसिल बुलाई गई थी, जिसकी शिकायत फादर जियानी ने ही की थी, जिन्होंने उन्हें उस लड़के की मदद के लिए बुलाया था। उस काउंसिल मीटिंग में फादर जियानी और बिशप लुमुम्बा के साथ कार्डिनल अल्बर्ट, कार्डिनल अबातो, कार्डिनल सुलिवान और बिशप बारबेटो भी होते हैं। फादर अमॉर्थ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बिना चर्च के परमिशन उस लड़के पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म क्यों किया, जिस बात को फादर अमॉर्थ इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने वहाँ कोई एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जब कार्डिनल सुलिवान उन्हें बताते हैं कि वो एक एक्सॉर्सिज्म ही था क्योंकि उस प्रोसेस में एक सुअर की बलि भी दी गई थी, तब फादर अमॉर्थ उन्हें बताते हैं कि वो सच्ची में कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं था। असल में वो लड़का मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट था जो उन्हें अपनी जांच में पता चल गया था, तो इसलिए उन्होंने वो नाटक किया जिससे उस लड़के के दिमाग को ये यकीन हो गया कि उसका पोजेशन टूट गया है और वो ठीक हो गया। असल में उनका कहना था कि ऐसे मामलों में वो अधिकतर वक्त उस मरीज़ को किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहते हैं या इस तरह की एक्टिंग करके उसको ठीक करते हैं, जिस बात को सपोर्ट करने के लिए बिशप लुमुम्बा काउंसिल को बताते हैं कि आज तक फादर अमॉर्थ के सामने जितने भी केसेस आए हैं उनमें से 98% केसेस ऐसे ही थे जिन्हें मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और बाकी के 2% के बारे में जब पूछा जाता है तो फादर अमॉर्थ बताते हैं कि वे लोग सच में किसी डीमन या शैतान के पोजेशन में होते हैं, लेकिन इस बात को काउंसिल नहीं मानती। कार्डिनल सुलिवान के मुताबिक शैतान होते ही नहीं है और कभी कोई पोजेशन भी नहीं होता, जिस कारण वे लोग एक्सोर्सिज्म और चीफ एक्सोसिस्ट के पोस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसे सुन फादर अमॉर्थ गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर शैतान का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो वे लोग रोजारिया वैलेंडेक्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसे शैतान ने पजेस कर रखा था और उनके एक्सोर्सिज्म ना करने के कारण रोजारिया ने आखिर खुद की ही जान ले ली थी। इस बात से फादर अमॉर्थ और कार्डिनल सुलिवान के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे देख फादर अमॉर्थ कहते हैं कि वे वेटिकन के हेड प्रीस्ट हैं और अगर उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है तो वे वेटिकन के पोप से बात करें क्योंकि वो सिर्फ उनके ही ऑर्डर्स को मानते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात हम जूलिया को देख पाते हैं जो बच्चों के सोने के बाद कुछ पेपर्स को चेक कर रही होती है। तभी उसे हॉल से एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन कार्लोस के वर्कर्स को भी वो गुप्त कमरा दिखता है जिसे चेक करने के लिए वे लोग एक मशाल जलाते हैं, लेकिन उस कमरे में सल्फर गैस थी जिस कारण मशाल के जलते ही वो विस्फोट कर जाती है और वो वर्कर बुरी तरह जल जाता है। ये देख कार्लोस अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है और हम उस कमरे से एक भयानक आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसके साथ ही हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है। और जब वे लोग उसे संभालने के लिए जाते हैं तो इतने साल बाद हेनरी पहली बार बोलता है, और वो भी ये कि तुम सब मरने वाले हो, और ये कहते हुए वो अपने नाखूनों से खुद के ही चेहरे को नोचने लगता है, जिसे देख जूलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके बताते हैं कि हेनरी को कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने के लिए बोलते हैं। तब तक हेनरी पूरी तरह से पजेस हो चुका था, जो बात किसी के जहन में भी नहीं आती क्योंकि वो मैंशन पहले एक चर्च रह चुका है जो बहुत ही पवित्र जगह होती है जहाँ शैतान कभी नहीं आते। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो एक चर्च थी तो हेनरी पजेस कैसे हुआ और उस गुप्त कमरे की क्या कहानी है, ये सारी बातें हमें बहुत जल्दी पता चलने वाली थीं। खैर, तो घर वापस आकर हेनरी अजीब हरकत करने लगता है और वो डेविल उसके पेट पर खरोंच कर हेट लिख देता है और किसी प्रीस्ट को लाने के लिए बोलता है, जिसे देख जूलिया उसी रात फादर थॉमस को वहाँ बुलाती है। लेकिन उस शैतान को किसी बड़े प्रीस्ट का इंतज़ार था, जिस कारण जब फादर थॉमस उस कमरे में जाते हैं तो वो शैतान गुस्सा हो जाता है और किसी बड़े प्रीस्ट को लाने के लिए बोलते हुए उन्हें कमरे से बाहर फेंक देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम फादर अमॉर्थ को रोम के वेटिकन सिटी में देखते हैं जहां वो सीधे पोप से जाकर मिलते हैं। पोप उन्हें बताते हैं कि कार्डिनल सुलिवान जैसे लोग शैतान के अस्तित्व को नहीं मानते, उनके लिए ये सिर्फ कहानियां हैं। ये लोग तभी इस पर विश्वास करेंगे जब वो खुद इसका सामना करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि शैतान क्या चाहता है और उसकी ताकत क्या है।
ये कहते हुए वो फादर अमॉर्थ को हेनरी के बारे में बताते हैं, जिसके लिए वे बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि हेनरी को किसी खतरनाक डीमन ने पोजेस कर रखा है, और परेशानी की बात तो ये थी कि ये सब पुराने चर्च के पवित्र जगह पर हुआ है। ये कहकर पोप उन्हें हेनरी की केस फाइल देते हैं और उन्हें अपनी पूरी तैयारी करके जल्द से जल्द वहाँ जाने के लिए बोलते हैं, और फादर अमॉर्थ भी वैसे ही करते हैं। और कुछ ही दिनों में वो पहुँच जाते हैं स्पेन, जहाँ उनकी मुलाकात फादर थॉमस से होती है, जो उन्हें वहाँ देख बहुत खुश और एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मदद के लिए वेटिकन अपने सबसे बड़े प्रीस्ट को भेजेंगे। लेकिन ये बात जानकर जूलिया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि हेनरी को शायद कोई मेंटल बीमारी है, ना कि पैरानॉर्मल। जिसे देख फादर अमॉर्थ असली बात को छुपाते हुए उसे समझाते हैं कि वे सिर्फ इस बात की जांच करने आए हुए हैं। उनके जांच के बाद वो अपना रिपोर्ट जूलिया को दे देंगे, जिसके बाद वो फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। जिसे सुन जूलिया और एमी राजी हो जाते हैं। फादर अमॉर्थ को खुद पर बहुत नाज था कि वो आज तक किसी भी डीमन से नहीं हारे, लेकिन बहुत जल्द उनका ये भ्रम टूटने वाला था। तो कमरे में जाकर फादर अमॉर्थ देखते हैं कि हेनरी सो रहा है, जिसे देख वो वहाँ बैठकर प्रेयर्स करने लगते हैं, जिससे इरिटेट होकर वो डीमन जाग जाता है। फादर अमॉर्थ एक पवित्र पेंडेंट को हेनरी के सामने लाते हैं। तभी उन्हें एक एंजल डीमन की आंखें दिखती हैं, जिसे देख वो घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम डीमन नहीं था। जिसके साथ ही वो ये भी समझ जाते हैं कि क्यों इस केस के लिए पोप ने उन्हें ही यहाँ भेजा था। ये सोचकर पहले तो वो खुद को संभालते हैं और उस डीमन से उसका नाम पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल एग्जॉर्सिज्म के लिए उस डीमन का नाम पता होना बहुत ज़रूरी होता है। गल डीमन भी बहुत चालाक था। वो बातों में उनको घुमाने लगता है और बताता है कि वो उनके सभी पापों को सामने ले आएगा। जिसे सुन फादर अमॉर्थ कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो ज़रूर करे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो डीमन ऐसा नहीं कर पाता। जिसे देख फादर अमॉर्थ कहते हैं कि उन्हें बहुत पहले ही अपने सभी पापों के लिए गॉड से माफ़ी मांग ली है, और प्रायश्चित के बाद वो अब पवित्र हो गए हैं। जिस पर वो डीमन बोलता है कि वो उनके पापों को अगर सामने नहीं ला सकता तो क्या हुआ, लेकिन वो उनके डर को तो सामने ला ही सकता है। जिसे कहते ही वो फादर अमॉर्थ को उनके पास्ट का एक विजन दिखाता है, जहाँ वर्ल्ड वॉर के वक्त गैब्रियल अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे थे कि तभी नाजी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया था और उनके सभी साथी मारे गए। जिसे देख गैब्रियल बहुत डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए एक मरे हुए सिपाही की तरह लेटे रहे। फादर अमॉर्थ ने अपने सभी पापों के लिए प्रायश्चित तो कर लिए थे, लेकिन डर कोई पाप या गुनाह नहीं होता, इसीलिए इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता, और इसी का फ़ायदा वो डीमन उठा रहा था। फादर अमॉर्थ उस भयानक याद से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी वो डीमन एक मरे हुए पक्षी को अपने मुंह से निकालता है। जिसे देख फादर अमॉर्थ के तो रूह तक कांप जाती है और वे उसी वक्त उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और सीधे जाकर जूलिया को सारी बात बताते हैं कि उनका बेटा एक बहुत ही खतरनाक डीमन के वश में है। जिसे सुन जूलिया अंदर तक हिल जाती है। जूलिया से उन्हें हेनरी के पिता की मौत और उसके ट्रॉमा के बारे में भी पता चलता है। जिस वक्त वे लोग ये सब बातें कर रहे थे, उस वक्त दूसरी तरफ हम एमी को देख पाते हैं, जो अपने कमरे में थोड़ा आराम करने गई हुई थी। तभी उसे एक आहट सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो हेनरी के कमरे में जाती है तो हेनरी एक डिमोनिक आवाज़ में बोलने लगता है, जिससे डर कर एमी अपने कमरे में वापस भाग जाती है, जहां उसे एक कॉल आता है जो सरप्राइजिंगली उसके पापा का होता है। जिसे सुन एमी पहले तो इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वो आवाज़ एक डीमनिक आवाज़ में बदल जाता है और कहने लगता है कि वे सब मरने वाले हैं। जिसे सुन एमी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसी वक्त भागकर जूलिया के पास आ जाती है। जिसे सुन फादर अमॉर्थ बताते हैं कि आधी रात के बाद से डीमंस और आत्माओं की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, तो वे फादर थॉमस के साथ मिलकर अपनी तैयारी करने जा रहे हैं और तब तक उन्हें थोड़ा आराम करने को बोलते हैं। दूसरे सीन में हम फादर अमॉर्थ और फादर थॉमस को देख पाते हैं, जो उस डीमन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जहां फादर अमॉर्थ बताते हैं कि उन्हें पहले उस डीमन के नाम का पता करना होगा, तभी वे लोग उसे वापस भेज सकते हैं। लेकिन वो डीमन ऐसे अपना नाम कभी नहीं बताएगा, जिसके लिए उन्हें प्रार्थना करनी होगी, जिससे वो डीमन अपना नाम बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। असल में फादर अमॉर्थ को समझ में आ गया था कि उनका सामना किसी बहुत ही शक्तिशाली डीमन से है, जिस पर वे अकेले एग्जॉर्सिज्म करके हरा नहीं पाएंगे। उन्हें एक और फादर की ज़रूरत होगी, और उस वक्त वहाँ फादर थॉमस के सिवाय उनके पास और कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। लेकिन इससे पहले फादर थॉमस को अपने सभी पापों को कबूल कर शुद्ध होना होगा, नहीं तो वो डीमन इसी का फ़ायदा उठाकर उन्हें हरा देगा। उस शुद्धिकरण के दौरान फादर अमॉर्थ को पता चलता है कि फादर थॉमस ने 8 महीने पहले कोई पाप किया था, जिसकी उन्होंने उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी थी।
जिसे जान वो चौंक जाते हैं। तो वो खुद से फादर थॉमस की शुद्धिकरण कर देते हैं, क्योंकि सही प्रोसेस से करने का उनके पास वक्त नहीं था। जिसके बाद वे दोनों हेनरी के कमरे में एक्सॉर्सिज्म करने जाते हैं, लेकिन वो डीमन उल्टा उनके पापों को बता के उनके साथ ही ट्रिक करने लगता है। पहले वो रोजारिया वैलेंडेक्स का रूप लेकर फादर अमोर्थ के सामने आता है और उन्हें उसकी मदद ना करने के लिए कोसने लगता है। फादर अमोर्थ ने अपने पापों के लिए माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन उनके दिल के किसी एक कोने में उस लड़की की मदद ना करने का गिल्ट आज भी था, जिसका वो डीमन फ़ायदा उठा रहा था ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। और हुआ भी ऐसा ही, जिसके बाद वो अपना रुख करता है फादर थॉमस की तरफ और उन्हें उनके गुनाह याद दिलाने लगता है कि उन्होंने एक लड़की के साथ संबंध बनाए और फिर उसे छोड़ दिया, और ये कहकर उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर फादर थॉमस उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे उस डीमन को कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि हेनरी को तकलीफ़ हो रही थी। और यही तो वो डीमन चाहता था कि अगर एक गॉड के बंदे के हाथों हेनरी मारा गया तो फादर थॉमस का सोल पवित्र नहीं रह जाएगा। लेकिन तभी फादर अमोर्थ किसी तरह उन्हें रोकते हैं और वे दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो डीमन फादर अमोर्थ से कहता है कि अब वो उसके जाल में पूरी तरह से फंस गया है, जो बात फादर अमोर्थ को समझ में नहीं आती, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम उन्हें देख पाते हैं जो अंदर तक हिले हुए थे। फादर थॉमस अपनी कहानी बताते हैं। चर्च से जुड़ने से पहले वो एक लड़की से प्यार करते थे, जिसके साथ उनका रिश्ता उसके बाद भी था। लेकिन जब उन्हें अपने प्यार और गॉड के बीच चुनना था तो उन्होंने उस लड़की का साथ छोड़ दिया और गॉड की राह पर निकल गए, जिससे वो लड़की अंदर से टूट गई और अपनी जान दे दी, जिसका गिल्ट और पछतावा उन्हें आज भी है। फिर फादर अमोर्थ भी रोजारिया वैलेंडेक्स की कहानी बताते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत से केसेस की तरह उन्हें रोजारिया का केस भी मेंटल बीमारी ही लगा था, जिस कारण उन्होंने उस पर एग्जॉर्सिज्म करने के बजाय उसे किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की सलाह दी थी। लेकिन उस लड़की को सच में एक डीमन ने पजेस कर रखा था। जांच के दौरान रोजारिया ने एक जिंदा पक्षी को भी निगल लिया था, पर उस वक्त रोजारिया पोजेस्ड नहीं थी, बल्कि उस डीमन के कारण मेंटली डिस्टर्ब्ड थी। लेकिन ये बात फादर अमोर्थ उस वक्त समझ नहीं पाए थे, और इसीलिए जब हेनरी ने एक मरे हुए पक्षी को अपने मुंह से निकाला था तो वे घबरा गए थे। फादर अमोर्थ बताते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद रोजारिया की तबीयत और भी ख़राब हो गई थी, जिसे वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और फादर अमोर्थ के सामने ही अपनी जान दे दी थी, जिसका गिल्ट उन्हें आज भी है कि वक्त रहते वो रोजारिया को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खैर, तो उन बुरी यादों को भुलाकर फादर अमोर्थ कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में उस डीमन के नाम का पता लगाना होगा, नहीं तो हेनरी को बचा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्हें डीमन की कही वो बात याद आती है कि वो यहाँ फंस गए हैं, जिसका मतलब उन्हें अब समझ में आता है कि उस डीमन का असली शिकार हेनरी नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। लेकिन क्यों? जिसके साथ ही उन्हें याद आता है कि सवेरे जब वे यहाँ आए थे तब उन्होंने इस हवेली के गार्डन में कुछ देखा था। ये सोचकर वे फादर थॉमस को हेनरी के पास रहने के लिए बोलकर खुद वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक कुएं के ऊपर अमेरिकन चर्च का सिंबल मिलता है, जिसके अंदर सैकड़ों इंसानों के कंकाल थे, जो अपने में ही एक बहुत ही भयानक दृश्य था। लेकिन सवाल ये था कि इतने इंसानों को क्यों मारा गया था और उनके कंकालों को चर्च जैसे पवित्र जगह पर क्यों रखा गया था। ये सारी बातें हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन उस कुएं में शायद शैतानी ताकत कैद थी, जो उस ढक्कन को हटाने पर आज़ाद हो गई थी, और उसके आज़ाद होते ही हम जीसस के क्रॉस को उल्टा होते हुए देख पाते हैं, और देखते ही देखते वो डीमन सभी पर हमला कर देता है, जिसे फादर थॉमस अकेले रोक नहीं पाते। लेकिन तभी फादर अमोर्थ वहाँ आ जाते हैं और अपनी शक्ति से सभी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम पोप को देख पाते हैं, जो अमेरिकन चर्च के बारे में छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि उस चर्च के इतिहास को किसी ने मिटा दिया होता है। उधर वे लोग जूलिया और एमी को मैंशन के प्रेयर रूम में सुलाकर उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां इतने सारे कंकालों को देख फादर थॉमस चौंक जाते हैं, जिस पर फादर अमोर्थ बताते हैं कि इस चर्च का एक भयानक इतिहास है। उस वक्त जो भी अपना धर्म नहीं बदलते थे, उन्हें मार के यहाँ एक सबक के तौर पर रखा जाता था। दूसरी तरफ हम वेटिकन में पोप को देख पाते हैं, जिन्हें उस किताब में एक छुपा हुआ पत्र मिलता है, जो अमेरिकन चर्च के एक प्रीस्ट ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उस चर्च में एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन है, जो आज़ाद हो गया है और उसे अपने मकसद के लिए एक प्रीस्ट चाहिए, क्योंकि अगर वो एक प्रीस्ट को पोजेस करके इस दुनिया में अपने शैतानी काम को अंजाम दे तो लोगों का गॉड पर से विश्वास उठ जाएगा, और जिससे गॉड की शक्तियाँ और उनका प्रभाव इस धरती पर कम हो जाएगा,
और डीमन बड़े आसानी से इस दुनिया पर कब्जा कर पाएंगे। ये सब पढ़कर पोप के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने वेटिकन के सबसे बड़े और अपने सबसे चहीते प्रीस्ट को मौत के मुंह में भेज दिया है, जिसकी उस डीमन को तलाश थी, जिसे जान वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसे देख चर्च के लोग उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ फादर अमोर्थ और फादर थॉमस मैंशन को एक्सप्लोर करते हुए उस सिंबल के पास पहुंच जाते हैं जिसे हेनरी ने देखा था और जहां उन वर्कर्स के साथ वो हादसा हुआ था। उस सिंबल को चेक करने पर फादर अमोर्थ को पता चलता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी गुप्त कमरे का द्वार है जिसे बंद करके रखा गया है। ये जानकर वे दोनों मिलकर उस दीवार को गिरा देते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सा कमरा होता है, लेकिन उस दीवार के गिरते ही वो डीमन जाग जाता है। वो कमरा असल में किसी सैक्रिफिशियल चेम्बर टाइप का लग रहा था, जहां उस चर्च के सभी प्रीस्ट के कंकाल थे। जहां कमरे के बीचों बीच हम एक प्रीस्ट के कंकाल को पिंजरे में कैद देख पाते हैं, जिसे देख फादर अमोर्थ बताते हैं कि ये चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट थे और ये पिंजरे में कैद नहीं है, बल्कि उस डीमन से खुद को बचाने के लिए इसके अंदर हैं। जब एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है तब वो प्रीस्ट ऐसा ही करते हैं ताकि वो डीमन उनको पोजेस ना कर सके, और अगर कर भी ले तो उनके शरीर के साथ ही यहाँ इस पिंजरे में कैद हो जाए। तभी फादर थॉमस को वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है जिसके पार एक सुरंग टाइप का होता है, जिसे देख फादर अमोर्थ कहते हैं कि हो ना हो ये सुरंग किसी खास कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक्ड था। जिसे देख फादर अमोर्थ बताते हैं कि हो ना हो उस कमरे में उनके सभी सवालों के जवाब होंगे, लेकिन सवाल ये था कि उसकी चाबी कहाँ है, जो लकीली उन्हें उसी प्रीस्ट के पेट से मिल जाती है, जिसे उस प्रीस्ट ने शायद इसीलिए निगल लिया होगा ताकि उस चर्च के भयानक इतिहास का राज किसी को पता ना चले। लेकिन इसके साथ ही दो घटनाएं और घटती हैं। पहले हमें पोप को दिखाया जाता है, जिन्हें तब तक हॉस्पिटल में होश आ चुका होता है, और वे बिशप लुमुम्बा को सारी बात बताते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फादर अमोर्थ को अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी और उस डीमन को किसी भी कीमत पर हराना ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ हम जूलिया को देख पाते हैं, जो नींद से जागकर देखती है कि एमी उस प्रेयर रूम में नहीं है, जिसे देख वो समझ जाती है कि शायद उस डीमन ने ही एमी को वहाँ से लेकर गया होगा और वो हेनरी के कमरे में ही होगी। जिसे सोच जूलिया एक इंजेक्शन में नींद की दवा लेकर हेनरी के कमरे की तरफ जाती है, क्योंकि फादर अमोर्थ ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी खतरा हो और उस वक्त वे लोग वहाँ नहीं हो तो वो हेनरी को इंजेक्शन लगा के सुला दे, ताकि उसके अंदर का डीमन उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है फादर अमोर्थ और फादर थॉमस की तरफ, जहाँ वे लोग तब तक उस सुरंग के रास्ते चर्च के उस गुप्त और ख़ास कमरे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे। जहाँ उन्हें एक और प्रीस्ट का कंकाल मिलता है, जो आज तक के सबसे बड़े प्रीस्ट फेल्दे ओहादा की होती है, जिनके पास से उन्हें एक डायरी मिलती है जिसे फेल्दे ओहादा ने इस जगह बैठकर लिखी थी और अपनी जान दे दी थी। और उस डायरी से हमें इस चर्च के भयानक इतिहास का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1475 में डीमन ने फेल्दे ओहादा को पजेस कर लिया था और उस वक्त के रानी को मना कर एक अदालत बनाया था, जिसके आड़ में उस डीमन ने कई मासूमों की जान ली थी। अदालत के जरिए वो डीमन सारे पाप फेल्दे ओहादा के हाथों गॉड के नाम पर करवा रहा था, ताकि लोगों का भगवान पार से विश्वास उठ जाए। और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि उन 200 बाकी फरिश्तों में से एक है जिन्हें गॉड ने पाताल भेज दिया था। और वो फरिश्ते आगे चलकर डीमन बन गए और गॉड के खिलाफ हो गए, जिसके बाद से ही एंटी क्राइस्ट का जन्म हुआ। उन्हें उस डायरी में एक मैप भी मिलता है, जिसे देख फादर अमोर्थ कहते हैं कि इस डीमन ने बाकी के सभी डीमंस को खोज लिया था और उसका मकसद था कि उन सभी डीमंस को आज़ाद करके चर्च पर हमला कर दे और उसका अस्तित्व ही मिटा दे, ताकि उन्हें रोकने वाला इस धरती पर कोई ना हो। और तब तक इंसान का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा और कोई भी गॉड को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगा, जिससे होगा ये कि वे गॉड के बने इस धरती को नष्ट कर देंगे, जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यारा है, और इससे उनका बदला पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ जूलिया तब तक हेनरी के कमरे तक पहुंच गई थी। जूलिया देखती है कि उस डीमन ने एमी को भी पोजेस कर रखा है, जिसे देख वो डरते हुए बातों ही बातों में एमी को अपने पास खींच लेती है, जिससे एमी का पोजेशन टूट जाता है। लेकिन इससे वो डीमन और भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। वे दोनों लगभग मरने ही वाले थे कि तभी उस गुप्त रूम में उस डायरी से फादर अमोर्थ को उस डीमन का नाम पता चल जाता है, जो कि था नर्क का राजा एस्मोडियस। और जैसे ही फादर अमोर्थ उस डीमन का नाम लेते हैं, वो डीमन कमज़ोर पड़ जाता है,
जिसे देख एमी उसी वक्त इंजेक्शन से हेनरी को बेहोश कर देती है और उसके बेहोश होते ही वे दोनों हेनरी को बांध देते हैं। फादर अमोर्थ को उस डीमन का नाम तो पता चल गया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ये कोई आम डीमन नहीं है, जो कि आखिर सच हो गया, तो इसे हराने के लिए उन्हें बहुत ही शक्तिशाली एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। लेकिन उनके लिए सबसे कमज़ोर कड़ी और उस डीमन का सबसे बड़ा हथियार था उनका गिल्ट, जिसे जान फादर अमोर्थ अपने गिल्ट की माफ़ी मांगते हैं और उस डीमन के आखिरी ढाल को भी नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद फादर अमोर्थ फादर थॉमस की रक्षा के लिए उन्हें एक दिव्य पेंडेंट पहना देते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। जिसके बाद वे सभी पूरी तैयारी के साथ हेनरी के कमरे में जाते हैं, जहां का नज़ारा देख जूलिया और एमी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि तब तक उस डीमन में हेनरी के शरीर पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। जिसके बाद फादर अमोर्थ और फादर थॉमस मिलकर एक साथ एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और वो डीमन उन्हें भटकाने के लिए कभी रोजारिया का रूप लेता है तो कभी फादर थॉमस के गर्लफ्रेंड का रूप लेता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन इस एक्सॉर्सिज्म से हेनरी की आत्मा को थोड़ी ताकत मिलती है, जिसे देख फादर अमोर्थ एक्सॉर्सिज्म रोक देते हैं और जूलिया से हेनरी को हिम्मत देने को कहते हैं, क्योंकि माँ का प्यार उसके बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन एक्सॉर्सिज्म के रुकते ही वो डीमन फिर से अपनी ताकत वापस पा जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। पहले वो एमी को पोजेस कर जूलिया पर हमला कर देता है, और जब फादर अमोर्थ और फादर थॉमस जूलिया की मदद करने जाते हैं तो वो डीमन उन्हें रोक देता है और फादर अमोर्थ से कहता है कि वो खुद को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो सभी को मार देगा। ये देख फादर अमोर्थ आखिर हार मान जाते हैं और खुद को उस डीमन के हवाले कर देते हैं, क्योंकि इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और उनके मानते ही वो डीमन उन्हें पोजेस कर लेता है और बाकियों को छोड़ देता है। ये देख फादर थॉमस सभी को उस मैंशन से भेज देते हैं और खुद वापस मैंशन में फादर अमोर्थ की मदद के लिए चला जाते हैं। दूसरी तरफ हम फादर अमोर्थ को देख पाते हैं जो उस डीमन से लड़ रहे होते हैं और किसी तरह मैंशन के उसी गुप्त कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां एस्मोडियस उनके सामने आता है और उन पर हमला कर देता है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम फादर थॉमस को देख पाते हैं जो वापस उस कमरे तक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एस्मोडियस ने फादर अमोर्थ को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। वो डीमन उन्हें वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन फादर थॉमस नहीं मानते और खुद ही एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं और साथ ही फादर अमोर्थ को पुकारने लगते हैं। दूसरी तरफ फादर अमोर्थ भी प्रेयर्स करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि वो डीमन उनके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये देख वो डीमन अपनी आखिरी चाल चलता है। वो खुद फादर अमोर्थ पर हमला कर देता है और फादर थॉमस के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को ले आता है, जो पूरी खून से नहाई हुई थी, जो उसे पानी में फेंक कर डुबोने लगती है। ये देख फादर अमोर्थ थॉमस को उस पेंडेंट का इस्तेमाल करने को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते ही वो डीमन मारा जाता है। जिसके बाद थॉमस फादर अमोर्थ को उनका क्रिस्टल क्रॉस देता है, जिसकी मदद से वो एस्मोडियस को कमज़ोर कर देते हैं और दोनों मिलकर उस एक्सॉर्सिज्म को पूरा करके उसे वापस नर्क में फेंक देते हैं। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम फादर अमोर्थ और फादर थॉमस को वेटिकन में सही सलामत देख पाते हैं, और तब तक पोप भी ठीक हो गए थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि चर्च के हेड अब बिशप लुमुम्बा हैं, जिसे सुन उन्हें बहुत खुशी होती है। बिशप लुमुम्बा से उन्हें पता चलता है कि उस मैंशन को चर्च ने उस परिवार से खरीद लिया है और वास्क्वेज फैमिली भी अमेरिका वापस चले गए हैं, और चर्च ने उस मैंशन को ब्लेस करके उस नर्क के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन इस दुनिया में अभी भी 199 डीमंस और भी हैं, जिन्हें भी नर्क में भेजने का जिम्मा बिशप लुमुम्बा उन्हीं को देते हैं। जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।